वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर अमित। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस का एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि जो क्रोमैटिन प्रेजेंट होती है वहाँ पर, उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर वाली को हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर वाली को हम क्या कहते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस में हमें कौन कौन से प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये क्या है, किसी एक सेल मान लीजिए और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस में सबसे पहले डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, यानी वहां पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेकंड प्रोसेस हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसमें डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है। थर्ड प्रोसेस जो हमें देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो एमआरएनए होता है उसके ऊपर जो 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल की एडिशन होती है, और 5 प्राइम साइड पर वहां पर क्या होती है, कैप की एडिशन होती है। तो देखिए, ये जो प्रोसेस है, ये सारे के सारे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं। जो फाइनल स्टेप होता है जीन एक्सप्रेशन का, वो हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। यानी साइटोप्लाज्म में आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी कि इनिशियल जो स्टेप्स हैं जीन एक्सप्रेशन के, वो तो हमें न्यूक्लियस में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो फाइनल स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का, यानी कि प्रोटीन की फॉर्मेशन, तो वो हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होती हैं, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसकी जो, इसको अब मान लीजिए ये क्या है, इसकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसे मान लीजिए कि ये क्या है, इसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है वो ईआर की मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होती है, और जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी इसे हम कहते हैं। यानी कि जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, ये किसके साथ कंटिन्यूस होता है, ये ईआर के ल्यूमन के साथ कंटिन्यूस होता है। ठीक, तो ये क्या है इसकी, ये है इसकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है इसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआर की मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस है, और ये जो इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये किसके साथ कंटिन्यूअस है, ये ईआर के ल्यूमन के साथ कंटिन्यूअस है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, कहीं कहीं पर जो इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि आप इस फॉर्म में लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक पोर प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं इसको यहाँ पर बना देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट है, तो उसमें इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये क्या है, फोस्फोलिपिड का हेड है, और ये क्या है, इसकी टेल प्रेजेंट है। टेल क्या होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, और हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो देखिए, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इस वे में इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, और इसी वे में जो इनर वाली मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, चाहे आप आउटर लगा लीजिए चाहे आप इनर लगा लीजिए, तो देखिए इसमें क्या है, फोस्फोलिपिड के जो हेड हैं वो तो बाहर की तरफ हैं, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, या तो उस साइड लगा लो आप, या जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी बाहर वाली साइड लगा लो। तो उसके हेड क्या होते हैं, वो आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड, और उसकी जो टेल्स होती हैं ये इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं। और टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस को, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो उसका हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होना उसका जरूरी है। अगर वो पोलर इन नेचर होगा तो वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को वहां पर क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक फैसिलिटी है, और वो फैसिलिटी क्या होती है, वो होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। यहाँ पर जो आउटर और जो हमारे पास इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो आपस में फ्यूज कर जाती है, और फ्यूज करने के बाद वो एक पोर की फॉर्मेशन करती है, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो देखिए,
अगर कोई भी ऐसा नॉन पोलर सब्सटेंस है जिसको यहाँ से क्रॉस करना है तो वो इजीली यहाँ से क्रॉस कर सकता है बाहर से अंदर की तरफ, या अंदर से वो बाहर की तरफ भी मूवमेंट शो कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी मूवमेंट हो रही है किसी भी सब्सटेंस की तो वो यूनिडायरेक्शनल वे में हो रही है। कोई भी सब्सटेंस है उसकी मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होती है, अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। तो देखिए, अगर कोई भी ऐसा पोलर सब्सटेंस है उसको यहाँ से मूवमेंट शो करनी है तो फिर क्या होता है, मैं यहाँ पर एक और न्यूक्लियर पोर की फॉर्मेशन कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर किसी पोलर सब्सटेंस को मूवमेंट शो करनी है न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से बाहर करनी है तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो किसकी हेल्प से करेंगे, वो न्यूक्लियर पोर्स की हेल्प से करेंगे। ठीक, तो अब देखिए, यानी कि और इसमें भी क्या होता है, हमारे पास एक साइज का क्राइटेरिया होता है। आपने सुना होगा हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में दो मेन प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं, एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। यानी जो हमारे पास पैसिव प्रोसेस होता है उसमें हमें एनर्जी यानी कि एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है उसमें हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल पैसिव प्रोसेस के लिए आप ये लगा लीजिए सिंपल समझने के लिए कि डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो वहां पर आपने क्या किया, एक रूम है उसके कॉर्नर में आपने जो सेंट है उसको आपने स्प्रे कर दिया तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगी। ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये क्या होता है, जो पैसिव प्रोसेस होते हैं ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमें किसी ऐसे सब्सटेंस का मूवमेंट कराना है फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो उसके लिए हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, जो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, उसके जरिए हमें दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं, एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो इजीली न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव कर जाते हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में मूव कर जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई और सब्सटेंस है जिसमें हमें एक्टिव प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है तो उसमें हमें एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एटीपी क्या करता है, उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि हाई एनर्जी ग्रुप होते हैं, या क्या होते हैं, वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो काफ़ी अमाउंट में वहाँ पर एनर्जी का रिलीज होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो पोलर जो सब्सटेंस है अगर लगाएं, अगर हम साइज का क्राइटेरिया लगाते हैं तो 20 to 40 जो किलो डाल्टन की जो प्रोटीन्स हैं वो इजीली मूव कर जाती हैं, यानी उनका जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। लेकिन अगर इससे बड़ी हमें प्रोटीन्स की मूवमेंट करानी है या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें एक्टिव प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा साइज होता है, किससे, 20 to 40 किलो डाल्टन, या फिर उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हमें लो से हाई कंसंट्रेशन में मूव कराना हो, दोनों चीज़ें वहाँ पर पॉसिबल होती हैं। तो देखिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। और न्यूक्लियस पोर्स के बारे में हमने क्या बताया कि वो क्या करता है, पोलर जो सब्सटेंस है उसकी वहाँ पर मूवमेंट वो दिखाता है। तो देखिए, अगर हम न्यूक्लियस जो पोर है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल में एक चैनल प्रेजेंट होता है और उसके सराउंडिंग में 8 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें ये लगा लीजिए, ये क्या इसका सेंट्रल चैनल है और इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होती हैं, 8 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या होता है, इसका सेंट्रल चैनल प्रेजेंट होता है। और ये जो चैनल होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जो न्यूक्लियर पोर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर कोई प्रोटीन है या हमारे पास कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल है उसका मूवमेंट कैसे होता है। सिंपल ऐसे भी कोई मोलिक्यूल नहीं मूव कर पाएगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस या कुछ ना कुछ और फैक्टर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, हमारे पास क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ये जो प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रैन प्रोटीन कहते हैं। ये जो हमारे पास रैन प्रोटीन होती है ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आप ये लगा लीजिए, ये क्या है, इसको न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन लगा लीजिए, और ये क्या है, अंदर की तरफ ये न्यूक्लियस वाली साइड है और बाहर वाली साइड क्या है, साइटोप्लाज्म वाली साइड है। तो देखिए, ये जो रैन प्रोटीन होती है ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है।
न्यूक्लियस के अंदर ये रैन प्रोटीन जीटीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और साइटोप्लाज्म में ये जो रैन प्रोटीन होती है ये जीडीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पर जीडीपी के साथ है, यानी कि वहां पर 2 फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पर क्या है 3 फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ऐसा कैसे होता है कि एक रैन प्रोटीन है वो न्यूक्लियस के अंदर तो जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में है और साइटोप्लाज्म के अंदर वो जीडीपी की बाउंडेड फॉर्म में है, तो ऐसा डिफरेंस कैसे अराइज होता है? इसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोटीन्स वहां पर रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो देखिए, जो रैन जीडीपी की फॉर्मेशन होती है साइटोप्लाज्म में, तो उसके लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, गैप कहते हैं। मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ। गैप की फुल फॉर्म क्या होती है, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये जो जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन होती है ये क्या करेगी, जीटीपी के कन्वर्जन जीडीपी में करवा देगी। और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक जीईएफ फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्वेनिन एक्सचेंज फैक्टर। यानी ये क्या करता है, जीडीपी की कन्वर्जन जीटीपी में करा देता है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्वेनिन एक्सचेंज फैक्टर। यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं या ये जो प्रोटीन्स हैं जो कि ये कन्वर्जन का काम करा रही हैं, ये न्यूक्लियस में अलग टाइप की होती है और साइटोप्लाज्म में अलग टाइप की होती है। न्यूक्लियस में गैप प्रोटीन प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, वहां पर ग्वेनिन एक्सचेंज फैक्टर वहां पर प्रेजेंट है। गैप क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में कोई भी हमारे पास रैन प्रोटीन है अगर वो जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में है तो उसकी कन्वर्जन किस में करा देगा, जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में वहां पर करवा देगा। इसी वे में आप लगा लीजिए न्यूक्लियस में अगर कोई भी ऐसी रैन प्रोटीन है जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वो जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में है तो उसकी कन्वर्जन वो किस में करा देगा, जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में करा देगा। तो देखिए, जो ये रैन जो प्रोटीन है ये क्या करती है, ये न्यूक्लियर जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इम्पोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन कहते हैं। जो इम्पोर्टिन हमारे पास जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, आपको नाम से ही इंडिकेशन मिल रही है, ये जो इम्पोर्टिन्स होती हैं ये सब्सटेंस का या मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराती हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। और जो एक्सपोर्टिन होती है इनका फंक्शन क्या होता है, इनका अलग होता है, यानी वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में सब्सटेंसेस की और मैक्रोमोलिक्यूल्स की वहाँ पर मूवमेंट कराती हैं। तो फर्स्ट वन कैटेगरी हमारे पास क्या हुई, इम्पोर्टिन, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, एक्सपोर्टिन। दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है, यानी कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अलग होती है। तो देखिए, अगर किसी सब्सटेंस को मूवमेंट करनी है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म तो वो क्या करेगी, वो एक्सपोर्टिन के साथ बाइंड करेगी सबसे पहले तो, और दूसरा वो क्या करेगी, रैन जो जीटीपी है उसके साथ वो बाइंड करेगी। तो इस मैकेनिज्म को हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन्स है और यहाँ पर क्या है, हमें किसी प्रोटीन का क्या कराना है, वहां पर मूवमेंट कराना है। और एक बात और, ये जो प्रोटीन्स होती हैं इसके ऊपर कुछ सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल कहते हैं। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर किसी प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसके पास क्या प्रेजेंट होने चाहिए, उसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन अगर किसी प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में रहना है तो उसके पास क्या प्रेजेंट होने चाहिए, उसके पास न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। यानी वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के बाहर जा रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट सिग्नल कहते हैं। ये क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियर जो लोकलाइजेशन सिग्नल्स होते हैं ये लाइसिन रिच होते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो लाइसिन्स हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लोकलाइजेशन सिग्नल में, कि ये लाइसिन है और ये लाइसिन है और ये लाइसिन है। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये लाइसिन रिच होते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल।
और जिनको क्या करना होता है, न्यूक्लियस से बाहर जाना होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस एक्सपोर्ट सिग्नल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के बाहर वहाँ पर ये जाने का काम करते हैं। ठीक, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे अभी कि अगर हमें किसी प्रोटीन का मूवमेंट कराना है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो वो कैसे हमें देखने को मिलेगा। ठीक, ये क्या है, न्यूक्लियस वाली साइड है और ये क्या साइटोप्लाज्म वाली साइड है। तो इसको बाहर जाना है तो इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास न्यूक्लियस एक्सपोर्ट सिग्नल यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। और इसके साथ कौन सी प्रोटीन बाइंड करेगी, इसके पास एक्सपोर्टिंग जो प्रोटीन है वो इसके साथ बाइंड करेगी, क्योंकि एक्सपोर्टिंग क्या करती है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूवमेंट शो करती है। तो ये क्या है, हमारी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो इसके साथ क्या करेगी, एक प्रोटीन बाइंड करेगी जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्टिन कहते हैं। ये प्रोटीन इसके साथ बाइंड करेगी। और दूसरा क्या होता है, इसके साथ जो रैन है वो भी इसके साथ बाइंडेड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, रैन, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यानी कि वो जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है ये न्यूक्लियर पोर के जरिए साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर गैप प्रेजेंट है। तो ये गैप क्या करा देगी, इस जो रैन जीटीपी है इसकी कन्वर्जन किस में करा देगी, जीडीपी में करा देगी। यानी यहाँ पर जो उसके 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है उसको वहां पर किसमें कन्वर्ट करा देगी, 2 फॉस्फेट ग्रुप में वहां पर उसे कन्वर्ट करा देगी। ये क्या है, हमारी एक प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है। और नीचे क्या है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास क्या है, ये एक्सपोर्टिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। और ये क्या है, हमारी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, और इसके पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल वहां पर प्रेजेंट है। तो गैप ने क्या किया, जीटीपी की कन्वर्जन जीडीपी में करा दी। उसके बाद क्या होगा, ये जो पूरी सब यूनिट है ये एक दूसरे से अलग हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो रैन जीडीपी है और ये हमारे पास एक्सपोर्टिन है, ये फिर से हमारे न्यूक्लियस के अंदर जा सकती हैं और फिर से ये वाला प्रोसेस को रिपीट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो एक्सपोर्टिन यूज होगी उसका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उसमें कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी बार बार रिसाइकलिंग होती रहती है, उसका बार बार रीयूज होता रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार यूज करने के बाद जो एक्सपोर्टिन है उस वो दोबारा से न्यूक्लियस के अंदर चली जाएगी और ये प्रोसेस को वो बार बार रिपीट करेगी। ये जो प्रोसेस है ये वहां पर बार बार रिपीट होता रहता है। फिर हम ये बात कर लेते हैं कि अगर किसी प्रोटीन को हमारे पास साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर मूव करना है तो उसके पास क्या प्रेजेंट होने चाहिए, उसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप, अगर किसी मॉलिक्यूल को न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी प्रोटीन को साइटोप्लाज्म के अंदर रहना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में मूवमेंट करनी है तो उसके पास क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, इसी वे में क्या होता है, यहाँ पर अब कौन बाइंड करेगा, इम्पोर्टिन बाइंड करेगी, क्योंकि इम्पोर्टिन क्या करती है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में मूवमेंट शो करती है। तो मैं इसको ऐसे IM से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। उसके बाद जो ये हमारे पास रैन प्रोटीन है वो भी इसके साथ बाउंड कर जाएगी। और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 2 यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब पहले की तरह क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। उसके बाद क्या होगा, ये जो रैन हमारे पास जो प्रोटीन है इसकी कन्वर्जन किस में हो जाएगी, जीडीपी में हो जाएगी, जीटीपी में हो जाएगी। यानी कि अब क्या होगा, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी इनकी जो टेंडेंसी है एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने की वो भी कम हो जाएगी, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास ये क्या थी, हमारे पास इम्पोर्टिन थी और ये क्या थी, हमारे पास प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट थी। अब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब देखिए ये प्रोटीन तो अंदर ही रहेगी क्योंकि इसको तो अंदर रहना है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो इम्पोर्टिन है ये दोबारा से न्यूक्लियर पोर्स की हेल्प से कहाँ चली जाएगी, ये साइटोप्लाज्म में चली जाएगी ताकि ये अपना फंक्शन दोबारा से दिखा सके, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की क्या होती है वहाँ पर रिसाइकलिंग होती रहती है। फिर अगर हम बात करें
कि रेगुलेशन है जो भी ये न्यूक्लियर इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है उसका कैसे होता है। तो अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होती है, वो न्यूक्लियस में होती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए होते हैं जिनकी फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होती है। तो अब हमें क्या कराना है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ करानी है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में करानी है। तो उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं NF कापा बीटा, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इसके पास क्या होगा, इसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होगा। ये क्या है हमारे पास, NF कापा बीटा प्रेजेंट है, और ये क्या है उसका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है। अब देखिए, ये अब हम रेगुलेशन की बात करनी है, तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है। जब हमें ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम क्यों चाहेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म से वो न्यूक्लियस के अंदर जाए, हम क्यों चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे। जब हमें ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होगी तब ही हम किसी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की मूवमेंट कराएंगे फ्रॉम द साइटोसोल टू न्यूक्लियस। तो क्या होता है, जब हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती तो इसके न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल के साथ एक और क्या फैक्टर बाइंड करता है, जिसे इनहिबिटरी फैक्टर्स कहते हैं। इनहिबिटरी या फिर क्या कह सकते हैं, इनहिबिटरी कापा बीटा फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है इनहिबिटरी कापा बीटा जो पार्टिकल है, ये इसके जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है उसके साथ वो बाइंड करता है। तो देखिए, अगर क्या है अनस्टिमुलेशन है, यानी कि हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तब क्या होगा, ये जो NF कापा बीटा का जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है वो इनहिबिटरी कापा बीटा जो पार्टिकल है उसके साथ वो बाउंडेड फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हमें क्या करना होगा, हमें ट्रांसक्रिप्शन करानी होगी और हमें ट्रांसक्रिप्शन की वहां पर रिक्वायरमेंट होगी, तब क्या होगा, ये जो इनहिबिटरी कापा बीटा जो पार्टिकल है हमारे पास या जो फैक्टर है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, इससे डिसोशिएट हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसका यूबिक्यूटिनेशन के बाद इसकी प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी, यानी इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये अपना काम नहीं दिखा पाएगा। अब क्या होगा, ये जो फैक्टर है ये अलग हो गया, यानी अब ये इनहिबिटरी फैक्टर के साथ वहां पर बाउंडेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या है हमारे पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इम्पोर्टिन इसके साथ बाइंड कर सकती है, पहले इम्पोर्टिन इसके साथ बाउंडेड नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है उसको किसने छुपा रखा था या उसको किसने हाइड कर रखा था, वो इनहिबिटरी फैक्टर ने कर रखा था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर कौन बाइंड कर सकता है, यहाँ पर इम्पोर्टिन बाइंड कर सकती है, यहाँ पर इम्पोर्टिन ने बाइंड करा, और इसके साथ कौन बाइंड कर सकता है, इसके साथ रैन GDP बाउंड कर सकती है। ठीक, अब ये जो पूरा का पूरा जो हमारे पास बना है ये क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में चला जाएगा, और फिर क्या होगा, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में, जो कि इस रैन GDP की कन्वर्जन GTP में करा देगा, जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है ये डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होने के बाद वो अलग अलग हो जाएंगे, ये प्रोटीन हमारे यहाँ पर न्यूक्लियस में रहेगी, और ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस में रहेगी। फिर जो इम्पोर्टिन है ये दोबारा से न्यूक्लियर पोर की हेल्प से कहाँ चली जाएगी, वो साइटोप्लाज्म में चली जाएगी, और ये अपना फंक्शन बार बार दिखाते रहेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियस क्या होता है और उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वो कौन कौन सी प्रोटीन की हेल्प से होता है, और साथ में इसका रेगुलेशन कैसे होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।